6 बजे के बाद प्रेस शायद नहीं हो सकती होगी, ऐसा मुझे बताया गया है। इसीलिए मुझे लगा कि अपना जो पूरा प्रचार अभियान है आज आखिरी दिन आपसे थोड़ी चर्चा कर ली जाए। विषय तो मुख्य रूप से अपने रखने हैं। आपके जो प्रश्न होंगे कोशिश करूंगा, क्योंकि स्वाभाविक है जो प्रश्न। आवाज कम करो, कम करो, कम करो। अनंती विषय कम करो, करो ना, दूर कर दो थोड़ा। इको नहीं आनी चाहिए। नहीं नहीं ठीक है, आप डिस्टर्ब नहीं करो, थोड़ा उसको कम करो। तो मित्रों कम करो थोड़ा, ठीक है। अरे फिर बड़ा, अरे कम कर दो ना थोड़ा। हाँ बस, और कम कर दो, और कम कर दो, और कम कर दो, बस और कम कर दो, बस ठीक है। इतना कम से कम तुम सुन जाएगा, ऊंचा नहीं करना। तो इसलिए इस चुनाव से पूर्व की सब और कम कर दो। इस चुनाव से अभी भी ऊंचा है, बंद नहीं है। लाइव चल रहा है। अब ठीक है तो, क्योंकि घटनाक्रम इस चुनाव से पूर्व का भी, जैसे अपने को पता है कि प्रदेश में चुनाव हमारे घोषित कर दिए थे, इसी को जानो। करनाल से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महेंद्रगढ़ के गांव पाली में रैली को संबोधित करेंगे। अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ ही देर में रैली स्थल पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। वहां सभा स्थल पर पहुंचकर रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। साथ ही पीएम की रैली को लेकर तैयारियों की अगर बात की जाए तो तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं, चूंकि प्रधानमंत्री खुद हरियाणा दौरे पर आएंगे। यहां महेंद्रगढ़ में गांव पाली में रैली को संबोधित करेंगे। तो एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महेंद्रगढ़ आएंगे और पाली वासियों के बीच यहां रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी के पक्ष में यहां माहौल बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे। साथ ही साथ बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील लोगों से करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी धर्मवीर सिंह के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी रैली स्थल पर पहुंचेंगे। और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं पानीपत से। अगली खबर, जहां कांग्रेस की न्याय संकल्प रैली, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शिरकत करेंगी। अनाज मंडी में आयोजित की जा रही है ये रैली। करनाल लोकसभा उम्मीदवार के पक्ष में रैली होगी। प्रदेश कांग्रेस के नेता इसमें शामिल होंगे। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शिरकत करेंगी अनाज मंडी में। प्रियंका गांधी की ये रैली, प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता इस रैली में शामिल होंगे। बड़ी खबर पानीपत से इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लोकसभा 2024 का चुनाव प्रचार आज लगभग थम जाएगा। तमाम पार्टियों ने चुनाव प्रचार को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।
स्पेशल तौर पर हम कांग्रेस की बात करें तो हरियाणा पर नज़र गड़ाए हुए है और आज पानीपत में कांग्रेस की न्याय संकल्प रैली है। सामने मंच तैयार है जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज पानीपत पहुंचेंगी। उसके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान व हरियाणा कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता पहुंचेंगे। तमाम तैयारी कर ली गई है। सामने मंच है और मंच पर केवल VIP लोगों को ही आने की अनुमति दी गई है। अब रैली की तैयारियां मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर दोनों तरफ गैलरी बनाई गई। और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। जितना हमने अभियान चलाया पूरे विधानसभा क्षेत्र में, विधानसभा अनुसार रैलियां की, नामांकन कराए और हमारा मुख्यमंत्री और मेरा कुल मिलाकर 106 कार्यक्रम हुए, जिसमें 90 विधानसभाएं, साथ में कुछ नामांकन के अलग से कार्यक्रम थे। किसी किसी विधानसभा में एक के बजाय 2 भी हुए। तो ऐसा उस 106 में ऐसा मोटा अनुमान है मेरा कि 58 कार्यक्रम तो मुख्यमंत्री जी के हुए और 48 कार्यक्रम मेरे स्वयं के हुए। हमने पूरा प्रदेश 14 मार्च तक कंप्लीट किया। 15 मार्च से हम दोनों अपने अपने क्षेत्र में लगे हैं और उस दिन से हमारे केंद्रीय नेताओं के जो कार्यक्रम हैं वो शुरू हो गए, जिसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम हुए 3, नड्डा जी के यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के 2 दिन के कार्यक्रम हुए, अलग अलग 6 कार्यक्रम हुए, योगी जी के 2 कार्यक्रम हुए, अमित शाह जी के 3 कार्यक्रम हुए, राजनाथ सिंह जी के 3 कार्यक्रम हुए, आसपास के प्रदेशों के मुख्यमंत्री जिसमें पुष्कर सिंह धामी जी, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, योगी जी का मैंने बता ही दिया। इन सब नेताओं के हमारे यहाँ कार्यक्रम हुए हैं और कोई लोकसभा क्षेत्र, कोई विधानसभा क्षेत्र बचा नहीं जहाँ हमारे केंद्रीय नेतृत्व का कार्यक्रम या हमारा अपने प्रदेश के नेताओं के कार्यक्रम न हुए हों। आज भी देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम महेंद्रगढ़ में इस समय चल रहा है और राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे एक पलवल में हुआ है। समापन प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद प्रचार अभियान का ये हो जाएगा। जब अपने लोकसभा क्षेत्र में मैंने कार्यक्रम करने शुरू किए तो मुख्य रूप से सभाएं तो उसमें मैंने कम की हैं, लेकिन रोड शो के कार्यक्रम ये ज़्यादा किए हैं। 16 रोड शो के कार्यक्रम आज मेरे कंप्लीट हुए हैं, जिसमें कुल 211 गाँव में, यानी जहाँ मेरा कार्यक्रम हुआ उसके आसपास के गाँव के लोग भी, कहीं 2 गाँव के, 3 गाँव के, 4 गाँव के लोग भी आए। तो मैं समझता हूँ लगभग 300 पंचायतें उसमें कवर हुई हैं जो मैंने स्वयं की हैं। इसके अलावा जो शहर की बस्तियां हैं, शहर के कार्यक्रम हैं, वो कार्यक्रम इसके अलग हैं, चाहे वो पानीपत शहर में हुए हों, पानीपत ग्रामीण की बस्तियों में हुए हों, करनाल नगर के कार्यक्रम हुए हैं, अथवा हमारे 6 और क्लस्टर कार्यक्रम हुए थे कस्बों के, जिसके अंदर इंद्री है, जिसमें नीलोखेड़ी है, जिसमें निसिंग है, जिसमें रोंडा है और असंध है, फिर हमारा समालखा है, इसराना मतलोडा है। तो ऐसे हर एक यानी शहर छोटा बड़ा उसके कार्यक्रम अलग हुए हैं। तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार का एक पूरा अभियान जो हमने किया है, मुझे उससे संतुष्टि है कि कम समय में अधिक कार्यक्रम हमने किए हैं। थोड़ा शरीर बीच में कभी जो काम है तो कभी दस्त है तो कभी गले का मामला है, ये सब चलता रहा है, लेकिन मैं अपने शरीर को इन अंगों का काम अलग मानता हूँ, बाकी शरीर का अलग मानता हूँ। तो इसलिए ये अंग कैसा भी करते रहे, लेकिन पूरा अभियान सायंकाल 6 बजे तक कंप्लीट होगा। अंतिम कार्यक्रम मेरा पानीपत का एक रोड शो अभी सायंकाल 3:30-4 बजे शुरू होगा और 6 बजे तक वो चलेगा। मित्रों, आपको बताने लायक मुख्य बातें और भी हैं, जैसे चुनाव में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो मुझे ध्यान में आती हैं कि उनको विपक्ष की ओर से जिस प्रकार से उछाला गया, उड़ाया गया, या बहुत एक निम्न लेवल पर आकर के भी चीज़ों को उठाया गया है। उसके अंदर अगर मैं सबसे पहले एक बात जो मेरे मन को ही पीड़ा हुई, कल हमारी विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी जी ने जो मीडिया के बारे में कहा, वास्तव में ही सुनकर के मुझे बड़ा अजीब लगा कि मीडिया हमारा 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। उसके बारे में कल उन्होंने संबोधन में शुरू में कहा, मैं सुन रहा था रात को। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारा मीडिया के मित्रों, और साथ ही जोड़ते हैं कि मीडिया के लोगों को मित्र कहना तो पड़ता है,
लेकिन ये मित्र है नहीं। और ये जो लोग हैं ये ऐसा लिखते हैं, वैसा लिखते हैं, ये लिखते हैं, वो लिखते हैं। देखिए सीधा सीधा जैसा एक बोलने की स्वतंत्रता या लिखने की स्वतंत्रता मीडिया को होती है, मीडिया की अपनी मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं के अंतर्गत सब लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, ठीक लिखते हैं। आलोचना भी पढ़ना सुनना यह आदमी का मादा होना चाहिए। आखिर तो इस प्रकार का कह करके उन्होंने लोकतंत्र के खिलाफ एक ऐसी बात कह दी जिससे इमरजेंसी की याद आती है। 1975 में अगर सबसे बड़ा कोई घिनौना काम कांग्रेस ने किया था तो मीडिया के गले में एक फंदा लगाया था कि मीडिया ये नहीं बोल सकता, ये नहीं लिख सकता, और इसका परिणाम आप लोगों को सबको मालूम है मित्रों। इसलिए मैंने तो इसको बहुत गंभीरता से लिया है। मुझे मालूम नहीं हमारे मीडिया के किसी व्यक्ति ने, किसी घराने ने इसको इस ढंग से लिया कि नहीं लिया, लेकिन कोई अच्छी बात नहीं कही है। हम लोगों ने अपनी सरकार के जितने काम हैं वो तो जिसको कहना चाहिए एडिशनल बताए हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ प्रदेश की योजनाओं को सुनना चाहते हैं। वास्तव में तो लोकसभा का चुनाव है, ये केंद्र में एक केंद्रीय सरकार के बनाने के लिए है। हमारी अपील जो हमने की है कि मोदी जी एक बहुत ही बलशाली और एक बहुत सूझबूझ वाले प्रधानमंत्री से दुए हैं, जिन्होंने देश की वर्षों पुरानी समस्याएं, चाहे वो राम जन्मभूमि की हो, चाहे वो धारा 370 की हो, चाहे वो 3 तलाक की हो, ये ऐसी ऐसी समस्याएं थी जिनके बारे में मोदी जी ने इनको हल किया। कांग्रेस डराती थी, कांग्रेस कहती थी इन बातों को अगर छेड़ दिया तो गृह युद्ध हो जाएगा, तो उनकी नदियां बह जाएंगी। लेकिन इतनी सूझबूझ से सारे काम किए, देश के ही लोग नहीं दुनिया के लोग भी आज मोदी जी के कायल हैं, और दुनिया की समस्याओं को कैसे हल किया जाए ये मोदी जी से परामर्श करते हैं, मोदी जी से सहयोग मांगते हैं। इसलिए मित्रों, मैं तो मोदी जी के इन विषयों को जनता के सामने रखा है और जनता इसमें अपना समर्थन जाहिर करती है कि मोदी जी ने जिस तरीके से इन सारी बातों को किया है, न केवल ये वैचारिक विषय बल्कि आम जनता के लिए, गरीबों के लिए भी उन्होंने जितने काम किए हैं वो सारे लोग भी आज याद करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें हैं, रेलवेज हैं, यानी वायुयान हैं, टेक्नोलॉजी है, IT है, इन सब चीज़ों को किस प्रकार से डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इंडिया के माध्यम से चीज़ें आगे बढ़ाई गई हैं, इससे भी जनता को बहुत लाभ हुआ है। प्रदेश की बातों में अगर आप पूछें तो हमने सारे अभियान में एक ही बात पूछते थे कि 10 साल पहले नौकरियां और आज की नौकरियां, सामान्यतः हर गांव वालों ने कहा कि कहीं 20, कहीं 40, कहीं 50, कहीं 60, कहीं 200, यानी 100 से ऊपर भी नौकरियां एक एक गाँव में लगी हैं जिसका कोई उनका खर्च नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़े ऐसे विषय हैं जो लोगों के मन के अनुसार उनके अनुकूल हैं, उनको अच्छे लगे हैं, उनको भाए हैं। तो मैं तो इस सारे हिसाब से यानी मैं अपना एक विश्वास जाहिर कर सकता हूं कि 25 मई को और हरियाणा की जनता 10 की 10 लोकसभा और एक अपनी विधानसभा का बाई इलेक्शन 11 की 11 सीटें भारी मार्जिन से कमल के फूल के हिसाब के ऊपर बटन दबाकर और भारी मात्रा से वोट देकर और भारतीय जनता पार्टी के 11 कमल खिलाएंगे और हम जो है मोदी जी को ये कमल खिला करके देंगे। हरियाणा की जनता कांग्रेस के वो ज़माने को याद करती है जब प्रदेश में भ्रष्टाचार था, भाई भतीजावाद और किस प्रकार की जातिवाद की राजनीति, इसको मैंने 2014 में तोड़ने की बात की थी। इसी करनाल की भूमि से मैंने कहा था हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और इसका असर आज दिख रहा है। जिस जातिगत पॉलिटिक्स में हमारी ये पार्टियाँ लगी रही, बंधी रही, उसके हिसाब से और हम आज देख रहे हैं कि युवा वर्ग इन सब चीज़ों से बाहर है, उभरा हुआ है। बहुत नए लोग भी इस अभियान में और पार्टी के साथ जुड़े हैं, बल्कि मुझे पहले ही ये परिचय करा देना चाहिए था। आज भी आपके सामने एक परिचय तो कल ही जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, राजेंद्र आर्य ये बैठे हैं, मेरे साथ बैठे हैं। ये स्वयं प्रत्याशी थे विधानसभा के इस उपचुनाव में करनाल में। इंडिपेंडेंट इन्होंने पर्चा भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास है, और इन्होंने जो कि अब फॉर्मली वो तो कर नहीं सकते विड्रा, लेकिन इन्होंने समर्थन देने की घोषणा की है और भारतीय जनता पार्टी की फेवर में एक प्रकार से क्या बोलते हैं उसको, रिटायर हो गए हैं। तो अब मेन कंटेस्ट से रिटायर होकर के इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी ज्वाइन किया है।
1 मिनट की बात आप अपनी बताना चाहें बता दें। जी, सभी को नमस्कार। मैं राजेंद्र आर्य दादूपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय रोड समाज आरक्षण संघर्ष समिति। मैंने जिस तरीके से पूरे देश में इस चुनाव के दौरान अलग अलग राज्यों में सैकड़ों किसान और मजदूर संगठनों ने मोदी जी में आस्था जताई है, उस तरीके से मैं भी अपने संगठन की तरफ से मोदी जी में और माननीय बाबूजी मनोहर लाल जी में अपनी आस्था जताता हूं। और करनाल लोकसभा के क्षेत्र वासियों को ये कहना चाहता हूं, हरियाणा के लोक पुरुष माननीय मनोहर लाल जी अब केंद्र में जाकर लोकमान्य होने जा रहे हैं और पूरे हरियाणा में अपील करता हूं 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मेरे से जुड़े और सभी किसान मजदूर और खापों से ये अपील करता हूं, जो गुड गवर्नेंस और जो किसान को विकसित बनाने में जो भारतीय जनता पार्टी सहयोग कर सकती है और जो भारतीय जनता पार्टी का मैंने प्रोसेस देखा, सिस्टम देखा, उसमें मुझे पूर्ण विश्वास है किसान हित में माननीय मनोहर लाल जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। और माननीय मनोहर लाल जी प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिनकी गोली से प्रदेश में कोई भी किसान नहीं मरा। बाकी मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस राज में 38 किसान कांग्रेस राज में सरकार की गोलियों से मरे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। और मैं जब एक क्रिकेट की भाषा है हैट्रिक, जब कोई प्लेयर हैट्रिक लगाता है कोई बॉलर तो सभी स्टैंडिंग ओवेशन में खड़े होकर और हौसला बढ़ाते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है भाई 25 तारीख को सभी बूथों पे हौसला बढ़ाए और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये, क्योंकि देश का चुनाव है, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग और समर्थन दें। अरे सुनिए, बाद में प्रश्नोत्तर करेंगे। 2-3 विषय और मैं निकाल लेता हूँ। देखिए मित्रों, 2 दिन से जिस प्रकार की हरकतें, जैसे मैंने पहले कहा था, हमारे विपक्षी दल निकाल रहे हैं, उसमें एक विषय तो ये निकाला गया, यानी कैसे इमोशनल भाषण दे करके और लोगों को बरगलाया जाता है कि दिल्ली का पानी हरियाणा ने कम कर दिया। ये कहा गया है ना। मेरा ये कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार जितना पानी वहाँ देना होता है उतना पानी हम देते हैं। वहाँ 2 रिजर्वायर हर समय भर के देना होता है, हैदरपुर और वजीराबाद। ये हैदरपुर वजीराबाद के दोनों रिजर्वायर भर के हम देते हैं, लेकिन इन्होंने वो पानी जो हैदरपुर और वजीराबाद को दिया जाता है उसको बीच में से ही काट करके ये अलग अलग स्थानों पर भेजने लग गए हैं, जबकि इनका शेयर से ज़्यादा पानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आज भी हम देते हैं। गर्मी के दिनों में, हालांकि गर्मी जब नहीं होती है तो हमारे पास और अतिरिक्त पानी होता है, इनके कहने पर हम वो भी देते हैं कि दिल्ली के पानी की व्यवस्था वो पूरी हो जाए। लेकिन जब पानी गर्मी में, मई के महीने में, जून के महीने में कम होता है तो जो शेयर होता है वही जाता है। उस शेयर से आवश्यकता हमारी भी पूरी नहीं होती, दिल्ली में भी कोई कमी रह सकती है। ये कहीं भी संभव नहीं है कि हम हरियाणा की जनता को पैसा मार करके और केवल दिल्ली को पानी देंगे, ये कभी भी संभव हो नहीं सकता। इसमें हम सुप्रीम कोर्ट भी कह चुके हैं कि जितना पानी है प्रो रेटा शेयर उनको उनका पूरा मिलेगा, पूरा मिल रहा है, कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन चूँकि पानी ऐसा विषय है, इस पर इमोशनल खेल खेलना, मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसको डिनाई करता हूँ। इसी प्रकार से रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने खुले रूप से महालक्ष्मी योजना के आधार पर घोषणा पत्र में जो कहा 8,000 रुपया बांटने के लिए फार्म भरवाने शुरू कर दिए। ये सरासर एक वोटर को आकर्षित करने के लिए उन्होंने ऐसा एक घिनौना काम करना शुरू किया है, जिसकी हमने चुनाव आयोग को शिकायत की है। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से और इसका कोई ना कोई संज्ञान लेंगे। तीसरा जो विषय बीच बीच में इक्का दुक्का गाँव के अंदर जो विरोध की बात आती है, आखिर जब भी किसी मस्तिष्क में कोई बात होती है तो वो विरोध का स्वर उठाता है, उठाने की मर्यादा है, एक सीमा है।
लेकिन जिस प्रकार से करतूतें जिन लोगों ने की, 10, 20, 25, 50, 100 लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो 25-50 लोग किसान का लबादा उड़ते हैं, सिख का लबादा उड़ते हैं। न वो सच्चे सिख हैं, न वो शुद्ध रूप से किसान हैं। मैं उसकी निंदा करता हूँ। और सवाल ये किया जाता है, जो वो पूछते हैं कि आखिर हमको दिल्ली जाने से क्यों रोका है, क्यों उनका प्रश्न होता है। हम कहते हैं पिछली बार तो हमने नहीं रोका था, हमने दिल्ली बॉर्डर तक जाने दिया था। इन्होंने दिल्ली में घुसपैठ करके क्या कुछ किया, ये आपको पता, हमको पता है। लाल किला के ऊपर एक प्रकार से जैसे दुश्मन की चढ़ाई होती है, इस प्रकार की चढ़ाई की, लोकतंत्र का अपमान है। हमारे लिए लाल किला भी, यानी प्रधानमंत्री जहाँ से 15 अगस्त का झंडा फहराते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी के और के लिए आस्था का एक स्थान होता है। अगर हमारे लिए मंदिर, गुरुद्वारे ये पवित्र हैं, इनके प्रति सम्मान का भाव है, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मस्जिद हो, हर किसी के लिए अपना अपना एक आराध्य देवता का स्थान होता है, उसके लिए पवित्र होता है। देश की जनता के लिए ऐसा ही हमारा लाल किला है, ऐसा ही हमारा इंडिया गेट है, ऐसा ही हमारा अन्य जो इस श्रद्धा के स्थान पर जिनका स्थान है, वो सारे स्थान ऐसे हैं। ये तो प्रधानमंत्री जी की मैं समझता हूँ सूझबूझ और उनकी सहनशीलता कि उस दिन बड़े प्रेम से, प्यार से जो लोग ऊपर चढ़ गए थे, ये मानकर कि अपने समाज के लोग हैं, माथा बिगड़ा है, थोड़ा ठीक हो सकते हैं, समझाएंगे, बुझाएंगे, उनको वापस उतार लिया। वरना कोई भी दुर्घटना अगर होती तो ये बदनामी हमेशा हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी के सिर पर रहती। जैसे ब्लू स्टार ऑपरेशन आज भी कांग्रेस के सिर के ऊपर एक धब्बा है, कलंक है। जैसे 1984 के दंगे कांग्रेस के ऊपर एक धब्बा है, कलंक है। तो इस प्रकार की घटनाएं देश में न हो, हमारा तो ये प्रयत्न रहता है। अगर इस प्रकार की घटना करने वाले दिल्ली वहाँ जाके कर सकते हैं, तो आखिर हमें भी एडमिशन चलाना आता है। हम पंजाब के ऐसे किसान जो लबादा उड़े हुए हैं, कोई किसान नहीं है। किसानों को तो प्रधानमंत्री जी ने भी और हमने भी हरियाणा सरकार से इतनी सुविधाएं दी हैं। आज हरियाणा का किसान हमारे साथ है। अगर उनको हमने रोका तो इसलिए कई इस प्रकार की घटना फिर से दिल्ली जाके करते हैं, उचित नहीं है। आने जाने के यातायात के साधन खुले हैं, बसों में जाओ, अपनी कारें लेके जाओ, रेलगाड़ी में जाओ, प्लेन में जाओ, लेकिन आप ट्रैक्टर के आगे हथियार बांध करके और एक हमला करने की जैसे मुद्रा होती है, इस प्रकार का एक प्रदर्शन करके जाएंगे तो कभी किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये लोकतंत्र का एक विरोधी स्टेप लेने वाले ये लोग हैं। ये ना किसान हैं, ना ये सिख हैं। कुछ सिख बंधु भी हमारे ये कहते हैं नहीं, सिखों को वहाँ नहीं जाने दिया। कुछ किसान कहते हैं हम किसानों को वहाँ नहीं जाने दिया। मेरा कहना है किसान के नाम से हमारे आदरणीय अन्नदाता है। सिख हमारी कौम का एक शिरमौर कौम है, इसका मैं सम्मान करता हूँ। हमने सिखों के कार्यक्रम पहले भी किए हैं और अभी भी आधे घंटे बाद एक बड़ा सिखों का कार्यक्रम मेरा है। और आपकी जानकारी के लिए सिख भी 2 तरह के होते हैं, केशधारी सिख, एक सहजधारी सिख। आपकी जानकारी है कि नहीं है? मैं केशधारी सिख तो नहीं हूँ, लेकिन सहजधारी सिख हूँ। मैं सिख परंपरा को मानता हूँ। सिख परंपरा को मानने वाले को पता है कि सिख क्या होता है। खालसा पंथ के नियम गुरु गोबिंद सिंह जी ने सजाई तो उसका हेतु क्या है। इस प्रकार की शरारतें करने के लिए सिख कौम भी अलाउ नहीं करती है। तो शरारती तत्वों को हमेशा रोक के रखा जाएगा, कोई सहानुभूति नहीं बरती जाएगी। ये चुनाव में अगर आकर के जनमत को अपने साथ लेकर के चुनाव लड़ें तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं आना ही चाहिए। बल्कि आपको ध्यान में होगा, भले ही हमारे विरोध में काम कर रहे हैं आज चढ़ोनी जी, क्या नाम पूरा, गुरनाम सिंह चढ़ोनी जी, लेकिन मैंने एक बात की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि हाँ, किसानों को पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव में पार्लियामेंट में, विधानसभा में जाकर के अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। ये लोकतांत्रिक तरीका है, करना चाहिए। लेकिन अलोकतांत्रिक तरीकों का निषेध ये देश में कोई भी सरकार, कोई भी सिस्टम वो करेगा, उसको रोकेगा। इसमें किसी को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। आपने राजेंद्र सिंह जी से एक बात पूछी, ठीक है, राजेंद्र सिंह जी का मन कहीं और था, लेकिन जब मन बदल जाए तो पिछले मन की बातों पर रोक लग जाती है, नहीं पूछनी चाहिए। धन्यवाद। कल मराठा केंद्र बंधु ने बयान दिया पंजाबी समुदाय को लेकर, किस तरह से देखते हैं? उन्होंने कहा पंजाबियों ने 9.5 साल लूटा है, आगे भी लूटेंगे, और अगर वो दोबारा बन जाते हैं तो रोड समाज को इस तरह की शब्द का इस्तेमाल दोनों के लिए, दोनों प्रत्याशियों के लिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रत्याशियों के लिए इस्तेमाल किए शब्द। देखिए, मर्यादाएं हर चीज़ की होती हैं। लोकतंत्र में चुनाव लड़ना एक बात है, अपना विचार प्रकट करना, उसकी स्वतंत्रता सबको है, लेकिन इसमें भी मर्यादा है। अगर मर्यादा को कोई उल्लंघन करेगा, एक सीमा पार करेगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन उसका कोई भी जो लेना होगा
एक्शन तो वो लेंगे। और अगर उस मर्यादा को नहीं लांघते हैं, केवल बोलते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये जनता की अदालत में जाएंगे, जनता उसका संज्ञान लेगी, जरूर लेगी। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं, सबके प्रश्न लूंगा। बीजेपी की तरफ से क्या इसको लेकर चुनाव आयोग को कंप्लेंट की जाएगी? इसको लेकर ये हमने जनता को बता दिया है, जनता इसका फैसला करेगी। सर, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कंगाल होना है तो जंगियों को वोट डाले और अगर माला माल होना है तो मुझको वोट डाले। मैं कह रहा हूँ ये जनता इसका जो है वो संज्ञान लेगी, क्योंकि इस प्रकार के ओछे बयान तो ये दे रहा अकेले ये नहीं, आखिर कांग्रेस भी क्या दे रही है, यही तो दे रही है जो मैंने दीपेंद्र हुड्डा को बताया। राहुल गांधी ने कहा है कि 11 जून को जनता अपना अकाउंट चेक कर ले, सुबह उनके अकाउंट में 8500 रुपए। मेरा क्या कहना है, वो खटाखट मैंने सुना है, लेकिन आखिर हिसाब किताब लगाने वाले आप और मैं सब हैं। जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, मैं आपको उनका हिसाब बताता हूँ, उनको जीरो कहाँ उड़ जाती है, उनकी लगानी आती कि नहीं आती, मैथमेटिक्स पढ़े कि नहीं पढ़े, वो पंजाबी में कहते हैं ना, छोले दे के 10वीं पास की थी है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि 1-1 लाख रुपया देंगे महिलाओं को और नौजवानों को। अगर महिलाओं को नौजवानों को 1 लाख रुपया साल का देने लग गए, तो मैं पूछना चाहता हूँ ऐसी महिलाएं और ऐसे नौजवान कितने हैं? 8,500 तो बता दिया, ये बताएं कितने खातों में वो डालेंगे। अगर वो कहेंगे 10 लोगों के 20 लोगों के खाते में डालेंगे तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इस संख्या का अनुमान भी आप लगा लें, ये संख्या बनती है लगभग 40 करोड़। 40 करोड़ संख्या बनती है, और 40 करोड़ को 1-1 लाख रुपया साल का देंगे तो कुल कितना पैसा हो गया? 40 लाख करोड़। देश का बजट कितना है? अगर किसी ने आप लोगों में से अध्ययन किया तो बताइए कितना बजट? 46 लाख करोड़। 46 लाख करोड़ में से अगर 40 लाख करोड़ रुपया इस ढंग से देंगे तो बाकी देश कहाँ जाएगा? देश का क्या कंगाल करेंगे देश को? देश में आर्मी भी है, देश में पहले से जो स्कीमें गरीबों के हक में चलती हैं, पहले से स्कीमें जो किसानों के हक में चलती हैं, सारी बंद कर देंगे क्या? और आर्मी की सब आर्मी को वापस विड्रा करके उनको बेरोजगार कर देंगे क्या? रेलवे को ठप कर देंगे क्या? क्या जो और जो केंद्र की योजनाएं कितनी चलती हैं, कितने रिसर्च के काम चलते हैं, कितना एजुकेशन पर लगता है, कितना उनका हेल्थ पर लगता है। ये जो हेल्थ का आपका कितना बजट होगा, कम से कम ये जो आयुष्मान भारत का बजट, ये इसका मतलब सारी स्कीमें बंद करेंगे। 48 लाख करोड़ में 40 लाख करोड़ इस एक स्कीम में देने से उनके मैथमेटिक्स की कल्चर, मैथमेटिक्स का ज्ञान ये ध्यान में आता है। एक बयान दिया है धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ, उनपे कहा कि वो पागल कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसको भी पागल कहा है। देखिए, कुल मिलाकर के बयानबाजी उनकी आपस में एक दूसरे के खिलाफ है। मुझे जहाँ तक ध्यान है, संतों ने शायद इस बयान की निंदा की है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के खिलाफ, धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ उन्होंने जो बोला है, ये संतों का अपमान है, नहीं होना चाहिए। संत हमारे ऐसे होते हैं जो समाज में जागरण करते हैं, समाज में नई पीढ़ी को या बाकी सबको भी संस्कार देते हैं, ठीक दिशा में चलने के लिए उनकी प्रेरणा रहती है। संतों के प्रति इस समाज का आदर है। संतों का कोई अपमान करेगा तो इस देश में उसका कोई स्थान नहीं होगा। राहुल गांधी के आगे रावदान सिंह और किरण चौधरी आपस में भिड़ते हुए नजर आए, एक दूसरे की शिकायत कर रहे थे। हमें तो उनकी बेटी का टिकट कटा। हमें तो फायदा है इसका, हमें फायदा है। इस प्रकार से अगर कांग्रेस के लोग मंचों पर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर खाते वो संदेश दे गए हैं। इस मामले में उनके घर की लड़ाई अगर होती है तो मुझे क्या नुकसान है? मोदी झूठे आंकड़ों से जनता को ब्लैकमेल कर रहा है, रो कर दिखा रहा है चुनाव में। मैं बताया ना, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने किया है, ऐसा आंकड़ा हमने कभी नहीं बताया है। हमने तो जो कहा उसको पूरा करके दिखाया है। अगर आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए का बीमा करके दिखाया, आज लाखों लोगों को कम से कम 900 करोड़ रुपया तो हरियाणा दे चुका है। केंद्र से ही आया वो पैसा, हरियाणा के मरीजों को इलाज के बाद 900 करोड़ रुपया दिया जा चुका है। हमने अगर किसानों की फसल बीमा योजना लागू की है, इसके अंदर भी हजारों करोड़ रुपया जा चुका है। हम लगातार इन योजनाओं पर पैसा दे रहे हैं, और दे रहे हैं ऐसा नहीं है, हमने व्यवस्थाएं ऐसी बनाई हैं कि उसमें रेवेन्यू भी हमको पर्याप्त आता है। 2017 के अंदर आपको पता है मोदी जी ने GST का एक प्रावधान किया था, विरोध हुआ था, खूब हुआ था, लेकिन आज वही हमारे व्यापारी भाई कहते हैं इससे बढ़िया और कोई व्यवस्था हो नहीं सकती। और आपकी जानकारी के लिए उस GST में पिछले महीने का रिकॉर्ड है 2 लाख करोड़ रुपया एक महीने में रेवेन्यू आया GST का। हम लेते भी हैं, देते भी हैं, हम फ्री नहीं बांटते हैं। हम महिलाओं को 1-1 लाख रुपया लखपति दीदी के नाम से सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करेंगी, उनका सामान वो बनेगा, बाजार में बिकवाएंगे। करनाल में साझा बाजार खोला गया है, और मुझे लगता है उसमें कुछ बहनों ने, कुछ ग्रुप्स ने उसका लाभ उठाया होगा।
हमने ड्रोन दीदी कहा है तो ड्रोन की ट्रेनिंग देंगे, केवल ड्रोन देंगे ताकि उसका उपयोग वो कर सकें। कमा के खिलाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को हुनर स्कीम देने में कोई दिक्कत नहीं है, मुफ्त बांटने में भैया कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है। और ये जो आंकड़े जो वो मुफ्त के देते हैं, हम आंकड़े देते हैं काम के। हम काम के नाते से आखिर करोड़ों लोगों के घरों में शौचालय बनवा के दिए कि नहीं दिए? आज कोई घर ऐसा नहीं है देश का, प्रदेश नहीं देश का, जिसके घर में शौचालय नहीं है। आज कोई घर नहीं है देश का ऐसा जिसके घर में सिलेंडर नहीं है, गैस का सिलेंडर नहीं है। आखिर हम करके आंकड़े बताते हैं, हवा में नहीं फेंकते हैं। राजनाथ सिंह कहते हैं कि आप सिर्फ सांसद नहीं बन रहे हैं। राजनाथ चुनाव में पूरे चुनाव के अंदर लोगों के बीच जा जाकर चुनावी माहौल जानने का प्रयास किया। लोगों के मन में आपकी एक ईमानदार छवि और कहीं ना कहीं बिना खर्ची पर्ची का मामला बहुत ज्यादा इस बार कहीं ना कहीं लोकसभा में बड़ा ज्यादा मुद्दा बन रहा था। अच्छी बात है। आपको वोट दीजिए, आपको फ्री बिजली की सुविधा दी जाएगी। करनाल शहर के लोगों पे फोन आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, हम केवल मुफ्त नहीं देंगे बल्कि कुछ ना कुछ पैसा गरीबों के घर भेजेंगे। सुन लीजिए कैसे स्कीम बनाई है प्रधानमंत्री जी ने कि सोलर के जो सिस्टम है हर घर के ऊपर वो लगाया जाएगा, उसके कारण से बिजली पैदा होगी और उस बिजली का जितना उत्पादन है उसमें जो घर में खपत होगी वो फ्री जीरो बिल हो जाएगा। जो बाकी बचेगी ग्रिड में ले जाएंगे और ग्रिड में ले जाने के बाद उसका अकाउंट रखा जाएगा। वो पैसा साल के बाद अगर एक्स्ट्रा बिजली मिल गई है साल के बाद उसको पेमेंट की जाएगी। ये हमारे चाहे किसान हो चाहे हमारे गरीबों के घर वाले जो अपने लगाएंगे उसका ऑपरेटर्स, ये बिजली उत्पादक जैसे किसान फसल पैदा करता है ऐसी बिजली पैदा करेंगे हम तो उनके भले के लिए और आगे। राजनाथ सिंह ने आपकी तारीफ की है। राजनाथ सिंह ने आपकी तारीफ की, ये कहा कि आप सिर्फ सांसद नहीं बन रहे, कुछ और बन रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्र में मंत्री या फिर कुछ और। देखिए ये बात केवल नरेंद्र मोदी जी बता सकते हैं या राजनाथ सिंह बता सकते हैं। आप मैं जनता ये तो अनुमान लगा सकते हैं, मैं कोई अनुमान नहीं। 4 जून के बाद अग्निवीर को कूड़े में डाल दिया जाएगा, क्या किया जाएगा? अग्निवीर को कूड़े में डाल दिया जाएगा। अगर वो अग्निवीर को कूड़े में डालेंगे तो जनता उनको पहले कूड़े में डालेगी। अगर वो कूड़े में चले गए ताकि किसी बात की चिंता नहीं, ना नौमन तेल होगा ना राधा ना चल। 5 चरणों के चुनाव में हरियाणा में हीट वेव चल रही है। छठे चरण के चुनाव में लोगों से कुछ अपील करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व है जो चुनाव हो रहे हैं। ठीक बात है, शुरू में पहले चरण में अपेक्षा से कम वोटिंग हुई, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 चुनाव का यानी 5 चरणों का चुनाव हो चुका है और अब एक बार जैसे पहले होती वैसी आ गई है। ये बात ठीक है, हीट वेव है, इसका हमको एक्स्ट्रा एक ध्यान रखना पड़ेगा। हमने आज भी अपने बूथ लेवल के जो करनाल लोकसभा के 2000 बूथों पर मैंने डायरेक्ट बात की है अभी आधा घंटा पहले, उनको कहा है कि वोटर को घर से निकालना हर प्रकार की व्यवस्था, चाहे उनको अपना गाड़ी मोटरसाइकिल से लाएं, चाहे रिक्शा से लाएं, ऑटो रिक्शा से लाएं या अपनी उनकी गाड़ी हो, प्रेरित करें घर जा करके कि सायंकाल तक वोटिंग पूरी हो। देखिए वोटिंग अधिक होना ये लोकतंत्र की जीत है और भाजपा को वोटिंग ज़्यादा हो ये भाजपा की जीत है। निश्चित रूप से एक काम और बीच में कर लूँ, एक काम और बीच में कर लूँ, थोड़ा देर हो रही है फिर इंतजार करें लोग। देखिए आज इसी समय आम आदमी पार्टी को छोड़ करके हमारे 3 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। पहला नवीन जून जो प्रदेश के युवा उपाध्यक्ष हैं, ये हमारे आम आदमी पार्टी छोड़ करके आए हैं और इनको इस समय ही लगा कि आम आदमी पार्टी की जो जैसी नीतियां हैं, जिस प्रकार से उन्होंने संतों का अपमान किया है, जिस प्रकार से बाकी बातें बोल रहे हैं, तो ये आज ज्वाइन करने के लिए नवीन जून योगेंद्र जी आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद सैनी ब्लॉक अध्यक्ष हैं हमारे आम आदमी पार्टी के और ये आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। रोशन पंडित हल्के के उपाध्यक्ष
संजीव कालरा कांग्रेस छोड़ करके आए हैं और आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ के संदीप कालरा ने भी जनता पार्टी का सामान जो है कौन हाँ एक कर्ण सिंह चौधरी प्रदेश अध्यक्ष SC सेल के हैं, जो NCP शरद पवार उनको छोड़ करके पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। फिर मदन कौशिक एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस जुंडला हल्का, मदन कौशिक आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मोहनलाल शर्मा अमूपुर, ये भी कांग्रेस छोड़ करके आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आपका सबका बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी में स्वागत, आपका धन्यवाद। मित्रों, हमारे विनोद सैनी कौन बोलना चाह रहे हैं? नवीन जून कहाँ है? हाँ, 1 मिनट के लिए आप बोलते हैं। आप सभी मीडिया साथियों को मेरा नवीन जून का नमस्कार। आप सबका स्वागत है। कल लोकसभा प्रत्याशी कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी ने जिस तरह से मेरे गुरु और भारत के प्रसिद्ध संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का अपमान किया है, उनके पूजनीय पिताजी का अपमान किया है, ये संतों की भूमि है। लोकसभा प्रत्याशी बोलते टाइम ये सोचते नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने संतों का इतना बड़ा अपमान किया है, उससे हमारे दिल को इतनी ठेस पहुंची है, मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ और इतनी घुटन महसूस हो रही थी आम आदमी पार्टी में कि मैंने बीजेपी ज्वाइन की। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री संतों को आगे बढ़ा रहे हैं और एक तरफ ये लोकसभा प्रत्याशी कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता जी संतों का अपमान कर रहे हैं। ये संतों की भूमि है और संतों की भूमि आगे बढ़ेगी। आप सबको नमस्कार। धन्यवाद जून साहब, बहुत बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। सिर्फ 1 या 2 प्रश्न। पार्लियामेंट का पहला चुनाव है पहले, और आप वोट गवर्नेंस और 2% का हिस्सा लेके जा रहे हैं। डू यू थिंक कि आपके सामने क्या हर्डल है? सरपंच प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी फार्मर पे आपने बोला भी है कि फार्मर नहीं है, तो आप किस तरह के चैलेंज? देखिए, सरपंचों से मेरी बात हुई है। कांग्रेस कैंडिडेट इसमें काउंटर करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इस टाइम इशू है। मैं क्या कह रहा हूँ, सरपंचों से मेरी बात हुई है। सरपंच कुल मिलाकर के जो पहले सिस्टम थे, उस सिस्टम से कोई बहुत प्रसन्नता जनता में भी नहीं थी, हमारे में भी नहीं थी, लेकिन एक मजबूरी से चलाए आ रहे थे। हमारी सरकार का इकबाल है कि हम ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। इसके कारण से कुछ व्यवस्था परिवर्तन किए। उस व्यवस्था परिवर्तन में वो चीज़ जिन लोगों को सूट नहीं की है, उन्होंने विरोध किया। उन्हीं के गाँव में जब जनता के पास जाते हैं, जनता कहती है आपने बहुत अच्छा किया है, इसके कारण से भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। और बहुत ऐसे भी यानी सरपंच हैं जिन्होंने हमारे समर्थन में आज भी खड़े हैं, क्योंकि सरपंचों की मीटिंग मेरी भी हुई है, करनाल में भी, पानीपत में अलग से, वो भी कर रहे हैं। तो सरपंचों का एक डिवाइडेड जो हाउस है, उसमें ज़्यादातर सरपंच हमारे साथ हैं। हमारे साथ जो एक्स सरपंच हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में हैं, बल्कि जहाँ सरपंच है वहाँ की जनता यानी उनके साथ जा नहीं रही है, क्योंकि उनका अपनी दुख की बात है मन में। वो भ्रष्टाचार हम करने नहीं देंगे, खुल करके हमने कहा है। फिर भी डेमोक्रेसी है, जो जहाँ जाएगा जाएगा, हमें उसमें दिक्कत नहीं है। राहुल प्रधानमंत्री बनने के लिए सक्षम है सर, ये बात कैसा लगता है आपको? मेरा कहना है उसकी क्षमता, कौन आके कौन ना आके, ये अधिकार जनता को है और किसी को नहीं। करनाल के विधायक रहे हैं आप, और जनता को उम्मीद थी कि जैसे रोहतक चमका दिया तो हुड्डा ने, तो कट्टर साहब से उम्मीद थी कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लेकर आप आया। देखिए, हमने करनाल के लिए भी कम नहीं किया, बहुत किया है। करनाल का इधर का बाईपास, इधर का बाईपास, करनाल में मेडिकल रोजगार नहीं पाया। ज्यादा जोर क्यों लगाना पड़ता है? ऐसा नहीं है। बीजेपी का जो काम करने का तरीका यही है, जब से बीजेपी या जनसंघ, तब से रूट लेवल के ऊपर हम काम करते आए हैं। हमारे यहाँ टॉप से लेके बॉटम तक, ऊपर प्रधानमंत्री जी, नीचे अब तो पन्ना प्रमुख। पहले ये ठीक बात है कि पन्ना प्रमुख पहले नहीं होते थे, पहले हम शक्ति केंद्र तक। मुझे याद है 1998 में मैं रोहतक में संगठन मंत्री था, शक्ति केंद्रों की रचना हमारी पूरी हुई थी। इसके बाद बूथ प्रमुखों की रचना पूरी हुई, और इस बार पन्ना प्रमुखों की रचना पूरी हुई है। पन्ना प्रमुख मतलब केवल 15 घरों के ऊपर 1 इंचार्ज। ये संगठन की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में सब लगे हैं। हम पहले भी चुनाव लड़ते थे।
जनता बताए। खट्टर साहब अगर इंडस्ट्री लगती तो रोजगार मिलता। आपको हटा दिया गया, हटाया नहीं है। वोट डालने कितने बजे जाएंगे? वोट डालने भैया अभी कल सारा दिन है। कौन से पर कब जाएंगे? हाँ, मेरा बूथ नंबर 100 के बारे में बताइए। रामनगर। कौन सा नंबर है? चलो बता देंगे। टाइमिंग सुबह ही जाऊंगा, जल्दी जा करके वादा किया था करनाल वासियों को, मैं आता हूँ तो टोल प्लाजा को मैं यहाँ से उठाऊंगा। उनके बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है, मैंने अभी तक 16 रोड शो किए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी मनोहर लाल की ओर से दी गई। एसवाइएल को लेकर विपक्ष पर निशाना उनकी ओर से साधा गया। हरियाणा के हक का पानी मिलना चाहिए, मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। पंजाब से हमें पानी नहीं मिला है। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। विपक्ष की तरफ से कई घटनाओं को उछाला गया है। मनोहर लाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, उन्होंने कहा राहुल गांधी ने मीडिया के लोकतंत्र के खिलाफ मीडिया के सामने बड़ी बातें कही हैं। मीडिया को कहा कि वो अपने हिसाब से लिख नहीं सकते। मुझे उनकी बात से इमरजेंसी की याद आती है।